एक श्रृंखला रखी जो कंपनियां जो है वो बैंकों के पैसे को अपने निजी इस्तेमाल में यूज करती है और फिर कंपनियों को बैंकक्रप्ट करती है और सरकार उसमें सहयोगी है। ये पूरा गेम प्लान कैसे हो रहा है और इसमें मुख्य दोषी किरदार कौन है? देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत हमारे देश में एक कानूनी व्यवस्था तैयार की गई है 2016 के बाद से कि जो भी कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं और बैंकों का कर्ज लौटा नहीं पा रही हैं वो लिक्विडेशन में जा सकती हैं एनसीएलटी के पास। तो इस व्यवस्था के तहत एक स्टैट्यूटरी कोड है आईबीबीआई, जिसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सरकार के अंडर काम कर रही है। उस बोर्ड ने अभी हाल में एक जानकारी दी है कि पिछले 6 साल में यानी 2017 से लेकर 2021 के दिसंबर महीने तक टोटल 4,946 कंपनियां एडमिट हुई थी इंसॉल्वेंसी के लिए या लिक्विडेशन के लिए। उसमें से 457 कंपनियों का लिक्विडेशन हो गया, रिजोल्यूशन फाइनल हो गया, और उसमें 8,30,000 करोड़ रुपए बैंकों का पैसा इन्वॉल्व था, यानी बैंकों से कर्जा ले रखा था उन कंपनियों ने 8,30,000 करोड़। लेकिन जब रिजोल्यूशन हुआ तो मुश्किल से 2 लाख सवा 2 लाख करोड़ वापस आया है, 6 लाख करोड़ डूब गए। मतलब 5 सालों में भारत के सरकारी बैंकों के, जिसमें सामान्य नागरिकों का पैसा पड़ा हुआ है, देश का पैसा पड़ा हुआ है, ऐसे बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, और इसके ऊपर सरकार चुपचाप बैठी हुई है। हमारा ऐसा मानना है कि आईबी रूट के तहत जो लिक्विडेशन की प्रक्रिया चल रही है वो एक बहुत ही करप्ट प्रक्रिया है। इसमें एनसीएलटी से लेकर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो, और सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो लेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव, जो बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, ये सब मिले जुले होते हैं। हो सकता है इसमें सरकार का भी इंटरफेरेंस हो सकता है सरकार में बैठे लोगों की भी दखलंदाजी हो, और इसलिए जब एक साथ 5 साल में 6 लाख करोड़ रुपए हमारे अपने डूब गए और आने वाले दिनों में पता नहीं और कितने डूबेंगे, तब हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक तो एमटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसने लगभग 12,500 करोड़ रुपए बैंकों का पैसा डुबाया, उसकी जांच करिए, एक सीबीआई के जरिए एकदम थॉरली इन्वेस्टिगेट करिए। और दूसरा, ओवरऑल इस पूरे विषय पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन हो रहा है हमारे देश में, उसके ऊपर भारत सरकार एक व्हाइट पेपर लेके आए, श्वेत पत्र लेके आए, ताकि हमें पता चले कि टोटल कितनी कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं मोदी सरकार के आने के बाद। एक, दूसरी बात, इन कंपनियों में बैंकों के कितने पैसे इन्वॉल्व हैं। 2, तीसरी बात, इन कंपनियों को बैंकरप्ट करने में, लूटने में, या बैंकों का लोन लूटने में इन कंपनियों के प्रमोटर्स का कितना हाल है। और जिन कंपनियों का रिजोल्यूशन हो गया उसमें ये आईबीसी रूट के तहत जो नया तंत्र डेवलप हुआ है, जिसमें नए नए शक्ति केंद्र तैयार हुए हैं, उनकी कितनी बड़ी खतरनाक भूमिका है, ये सब पता चले। तब अगर सरकार ने समय रहते इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई की तो यह करप्शन रुकेगा, वरना आने वाले दिनों में इस देश के सारे बैंक हमेशा के लिए बैंकक्रप्ट हो जाएंगे और पूरा देश तबाही में चला जाएगा। सरकार के प्रतिनिधि कई मौके पर एक लाइन में यह बात कहती है कि इन कंपनियों को लोन कब दिए गए थे, सीधे आपकी सरकार का नाम लिया जाता है, तो उस पर क्या स्टैंड फिर आपका होता है? देखिए, हमने कई बार बोला और आज एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि लोन लेना और देना पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। और ये लोन लेने देने की परंपरा या प्रक्रिया आज शुरू नहीं है, यूपीए के जमाने हजारों साल से पूरी दुनिया में चल रही है और आने वाले कई हजार साल तक चलती रहेगी। लेकिन लोन लेने के बाद अगर कोई प्रमोटर, कंपनी का कोई मालिक अगर बैंकों का पैसा डुबा देता है, अपनी खराब नीयत से बैंकों का कर्जा वो साइफन ऑफ करता है, डाइवर्ट करता है, किसी दूसरे खाते में डाल देता है, या शेल कंपनियों में डाल देता है, या छुपा लेता है, ये पाप है। और ये पाप मोदी सरकार के आने के बाद शुरू हुई है। और इस पाप की जांच, इस पाप में अगर कोई भागीदार है तो सरकार में बैठे हुए लोग भागीदार है। इसका यूपीए से या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। तो आप कहते हैं 400 से ज्यादा कंपनियां डिफॉल्टर हुई? नहीं, 4,000 से ज्यादा कंपनी डिफॉल्ट हुई हैं, जिसमें 457 कंपनियों का रिजोल्यूशन हो गया, मतलब बिक गई रुचि सोया की तरह। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने $400 अरब निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए।
मुझे नहीं लगता कि 400 अरब डॉलर मैंने 400 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले भी 395 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता रहा है हमारे देश में। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, अगर हिंदुस्तान ने इतना बड़ा एक्सपोर्ट किया तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक बड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन क्या सिर्फ एक्सपोर्ट का एक फिगर दे करके इस घोटाले से आंख मूंदा जा सकता है? यह मेरा सवाल है। तो भारत के हर शहर में ज्यादा है, लेकिन मुंबई में 113 रुपए 88 पैसे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दरमियान ही कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तैयार रहिएगा, डीजल पेट्रोल और गैस का भाव बढ़ेगा, और बढ़ना शुरू हुआ। पिछले 6 दिनों में 5 बार लगातार डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा और मुंबई में सबसे महंगा हुआ है। अब इसका एक ही तोड़ है, एक ही इलाज है। सबसे पहले या तो आप सब्सिडी दीजिए, या जो एक्साइज ड्यूटी आपने जो अनाप शनाप बढ़ा रखा है उसको कम करिए। अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो उसको जीएसटी में डाल दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मांग की कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के एम्बिट में लेके आइए, और जैसे ही जीएसटी के एम्बिट में आता है निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल गैस सब सस्ता हो जाएंगे।